हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। होप सो गाइज एम आई ऑडिबल कंफर्मेशन दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ एमसीक्यू सीरीज़। ये होप सो हमारे चैनल पे पहला सीरीज़ होगा जो आप सब के लिए, फिर वो आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो, नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, इफ़को की तैयारी कर रहे हो, एडीओ, चाहे कोई भी आपके स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये सीरीज़ से। फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एएफओ देने वाले हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टिपिकल होते हैं, मतलब बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं। तो आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और उस कम टाइम में हमें क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व भी करनी होती है। आपके पास अप्रॉक्स 45 मिनट होता है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी जो टिपिकल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनको टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम के पैटर्न होते हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, वो कैसा पूछा जाता है, कैसा फ्रेम होता है, हमें उस बिहाफ पे तैयारी करनी है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लिए हो और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि भैया क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे चीज़ बताने वाला हूँ, सारे तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व विद इन सेकेंड कैसे करनी है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप टाइम नोट कर लो कि हर दिन 8 बजे शाम में ये हमारा लेक्चर डिलीवर होगा एमसीक्यू सीरीज़ वाला। और इसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यू और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं सारे देखने को मिलेंगे। आपके हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आप लोग रेडी रहना है इस एमसीक्यू सीरीज़ के लिए और स्किप मत करना। अगर कोई स्टूडेंट सीरियस हैं तो आप अगर ये सीरीज़ को लगा लिए ना तो 100% आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ जाओगे और आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके नंबर अच्छे खासे बनने लगेंगे। फिर वो आप मॉक टेस्ट दो या फिर कोई भी टेस्ट आप एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो देखो अगर कोई नए हो बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल का नाम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको एएफओ, नाबार्ड जो आपके लोड्स ऑफ एग्जाम होते हैं सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है। आपके इनफैक्ट सेमेस्टर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए और देखेंगे तो हमारे भैया 500 प्लस वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है जहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक करके आगे बढ़ गए, नहीं, आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि उसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप रिविज़न कर पाओ। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बेहाफ पे ही हम ये सीरीज को लेके आए हैं आपके बीच। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच आ रहा है, हाँ क्वेश्चन इजी है बट ये क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ आपको, ये क्वेश्चन को एएफओ 2024 में पूछा गया था, है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, आप ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं होता है मैं हूँ आपके साथ। चलिए साथ में सॉल्व करना है एकदम मजे तरीके से, कोई लोड नहीं लेना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, समझेंगे। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, अरोमा इन राइस। आपको पता है कि कौन से राइस में अरोमा आता है? जो हम नॉर्मल खाते हैं उसमें आता है क्या? नहीं, उसमें नहीं आता सर। एक हमने राइस देखा है जो होता है बासमती राइस, थोड़ा पतला होता है सर, और ये बासमती राइस में जो है वो फ्लेवर देखने को मिलता है ना। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो फ्लेवर होता है, ये जो अरोमा होता है, ये राइस के अंदर वो कौन से केमिकल की वजह से होता है? आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए, क्योंकि आपको पता है कि एएफओ, नाबार्ड एग्जाम जैसे होते हैं उनमें आपको 5 ऑप्शन दी जाती हैं। तो अब बतानी है कि भैया बताओ इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल, आप सब लोग इसको पढ़ रखे हो कि सर इसका सही आंसर है 2 एसिटाइल 1 प्रोपायरोलिन। ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, शॉर्ट में लिख देता है 2AP, ऐसा लिखा हुआ दिखाएगा आपको। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका शॉर्ट में क्या कैसे लिखाता है। ये 2AP लिखाता है, 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन की वजह से जो है वो इस राइस के अंदर फ्लेवर आता है। थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। देखो होता है क्या है ना कि एक जीन होता है, इसके बारे में जान लो, BADH2, ये एक जीन होता है। अब इस जीन के अंदर होता है म्यूटेशन,
ये जीन के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और जब ये जीन के अंदर म्यूटेशन होगा तो ये जीन में एक्युमुलेट होने लगता है ये 2AP 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन, ये एक्युमुलेट होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, और उनकी वजह से जो आपके राइस होते हैं ना, बासमती राइस, उसमें फ्लेवर आता है ना। अगर ये जीन ही म्यूटेशन ही ना हो तो ये एक्युमुलेट ही नहीं होगा और फिर आपका फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो ये जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अरोमा के लिए, और ये जीन एक अच्छा सा एग्जाम है, याद है मुझे RRB एसओ शायद था, उस पर पूछा गया था कि ये जीन कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्रोमोसोम नंबर 8 पे पाया जाता है, ये जीन जो है ना वो क्रोमोसोम नंबर 8 पे पाया जाता है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इनके रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी। किसी का डाउट आ रहा है कि सर ये BADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेटाइन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, बेटाइन है ना, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 इसका जो है वो फुल फॉर्म है। इज इट क्लियर एवरीवन, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, चिंता ना करें। चलो क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वेराइटी ऑफ पैडी इज नोन एज मिरेकल राइस। होप सो आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और बता देना चाहता हूँ ये भी आपका AFO का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई पैडी की कौन सी वैरायटी है जिसको हम मिरेकल राइस बोलते हैं, और मिरेकल राइस क्यों बोलते हैं, पता है किसी को? चलो पहले आप आंसर दो, बताओ, उसके बाद बताऊंगा आपको कि मिरेकल राइस क्यों बोलते हैं। ये आपको, आप सब लोग सही बोल रहे हो, आप लोग तो यार बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आप लोगों को तो पढ़ रखा है। सही आंसर इसका है IR8। आपको पता होनी चाहिए कि भैया IR8 को हम मिरेकल राइस बोलते हैं, और मिरेकल राइस बोलने के पीछे रीज़न क्या है कि आपको याद होगा वो टाइम जब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, समय था 1966 में इस वैरायटी को जो है वो लाया गया था, और अप्रोक्स इसी टाइम पे जो है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया था। तो हुआ गया था कि भैया उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भूखमरी थी, इतना ज़्यादा लोग फेमाइन से जूझ रहे थे कि खाने को कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे जो आपके स्वामीनाथन जो हैं है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस वैरायटी को, और ये वैरायटी बहुत ही मतलब रामबाण की तरह साबित हुआ, और जो आपका पेडी का प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा लेके चला गया। दैट्स बिकॉज ऑफ कि भाई जो होता है ना कि जो हमारे कठिन समय में काम आता है उसको हम मिरेकल बोलते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ कि ये वैरायटी उस टाइम पे फेमाइन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दैट्स बिकॉज ऑफ इसका नाम क्या पड़ गया, मिरेकल राइस। तो IR8 भूलिएगा नहीं, इसको हम मिरेकल राइस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक जाते जाते मुझे ये बता दो कि IR8 किसको क्रॉस करके बनाया गया था। तो याद रखिएगा ये क्रॉस है आपका पेटा और DG उजेन का। जब पेटा और DG उजेन का क्रॉस करवाया गया था तो जाके हमारा क्या मिला था, IR8। पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, एनीवन? चलिए, दो क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैसा लग रहा है आपको सेशन, मज़ा आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो, विच राइजोबियम स्पीसीज इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेंटिल। अब ये भी क्वेश्चन देखो मैं आप करवा रहा हूँ, ये भी आपका AFO का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 का। आप अगर AFO का जो PYQ देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो सिंपल से इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो अब ऐसा नहीं करना है कि विच राइजोबियम क्या पूछ दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो अब आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एक ऐसा बच्चा जो तुक्के मार के आएगा तो भैया तो गलती करके आएगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि भैया राइजोबियम क्या होता है, उनके स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में उन्होंने कितनी आपकी नॉलेज टेस्ट कर ली। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, और यहाँ पे स्पेसिफिक पूछ दिया कि अगर आपको ये पता है तो बताओ भैया लेंटिल का बताओ, ठीक है। तो कितना डेप्थ में पूछा है क्वेश्चन, दैट्स वाई कि इनके जो एग्जाम होते हैं वो हार्ड लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। अब आपसे पूछा है ये कि बताओ कि राइजोबियम का कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसका यूज़ हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए करते हैं, लेकिन कौन से क्रॉप में, लेंटिल में।
अब बताइए, सारे आपके राइजोबियम के स्पीसीज हैं, बट इनमें से एक राइजोबियम का ऐसा स्पीसीज है जिसका यूज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए लैंटिल में यूज करते हैं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग का आंसर गलत आ रहा है बट कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। लेगुमिनोसेरम जो है, याद रखिएगा लेग्यूम है ना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी राइजोबियम की स्पीसीज है जिसका यूज़ हम नो ओनली लैंटिल में नहीं, यहाँ पे लैंटिल पूछा है ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसको हम पी में यूज़ करते हैं, इसको हम लैंटिल में भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसको हम लेथाइरस है ना, लेथारियस सेटाइवस खेसारी होता है ना, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके राइजोबियम की रिगार्डिंग। आपको पता है कि आपके जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं उनमें बनता है रूट नोड्यूल। क्या बनता है? रूट नोड्यूल। और ये रूट नोड्यूल जो होता है, जैसे देखिए मान के चलो ये आपका क्रॉप है ना, ये इनके रूट हो गए, तो इनके रूट के ऊपर ऐसे ऐसे नोड्यूल बने होते हैं। इसमें गला बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे नोड्यूल बने होते हैं, ठीक है। और ये नोड्यूल जो है ना बहुत हेल्प करता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन करने में, ठीक है। तो ये नोड्यूल आप कई बार देखेंगे इनका कलर कैसा होता है, पिंक कलर का, है ना। जो ये नोड्यूल होते हैं ना, इनका कलर कैसा होता है फ्रेंड्स, इनका कलर पिंक होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कई बार कि ये पिंक कलर किन की वजह से होता है, तो याद रखिएगा लेग हीमोग्लोबिन के वजह से जो है ना इनका कलर कैसा होता है, लेग हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। लेकिन अगर ये आपको जो नोड्यूल हैं वो आपको वाइट दिखाई पड़े या फिर ग्रीन दिखाई पड़े, वाइट दिखाई पड़े या फिर ग्रीन दिखाई पड़े, दैट मीन्स कि ये जो नोड्यूल है ना वो इनएक्टिव हो गया, और जो एक्टिव नोड्यूल होता है वो आपको पिंक कलर का दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिएगा एक्टिव नोड्यूल को पहचानने का तरीका ये है, इसको आप स्प्लिट करोगे तो अंदर अगर पिंक दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स कि वो एक्टिव है, और अगर वो ग्रीन दिखाई पड़ रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गई? एनीवन, किसी को डाउट? चले अब यहाँ पे देखो, एक है राइजोबियम मेलिटोटी, है ना, मेलिलोटी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, कौन से क्रॉप में? एनीवन, किसी को पता है? राइजोबियम मेलिलोटी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये आपको देखने को मिलेगा अल्फा, है ना, अल्फा जो है ना जिसको बोलते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मेथी, इनमें देखने को मिलता है। इसको हम लूसर्न भी बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है। अगला है आपका राइजोबियम जेपोनिकम। ये कहाँ देखने को मिलता है, कौन से क्रॉप में? ये आपको देखने को मिलेगा सोयाबीन में, ठीक है। ये तो बता दिया आपको। राइजोबियम लुपिनी, ये कहाँ देखने को मिलता है? एनीवन, किसी को पता है? आप कमेंट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा खुद भी देखो ताकि आपको समझ में आएगा कि राइजोबियम दिखाई कैसा पड़ता है। आप सब सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ से दो चीज़ देखने को मिलेगा कि हाँ राइजोबियम का जो पौधा है उसका नोड्यूल है कैसे दिखाई पड़ते हैं। अगला बताते हैं राइजोबियम ट्राइफोली, ये कहाँ देखने को मिलता है? एनीवन? बिल्कुल, ये आपको बरसी में देखने को मिलता है। कुछ बच्चे बहुत डेप्थ में पढ़ के रखे हैं भाई, सोच लो कंपटीशन कहाँ जा रहा है, बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। एक और होता है, एक और स्पेस बताता हूँ आपको। एक है आपका राइजोबियम आई थिंक, हाँ सरसिए, है ना, सरसेरी जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको चिकपी में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो इसका सही आंसर क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। चले आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन है विच, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ना इससे थोड़ा सा, ठीक है। विच ट्रैप क्रॉप इज यूज्ड फॉर कंट्रोल रेड हेयरी कैटरपिलर। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आप ये ध्यान रखो पहले कि यहाँ पे ट्रैप क्रॉप पूछा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको कंट्रोल करना है? रेड हेयरी
कैटरपिलर, बट ये कहाँ लग रहा है? ग्राउंडनट में। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कि मूंगफली में अगर रेड हेयरी कैटरपिलर का अटैक हो रहा है तो उसके लिए हम कौन सा ट्रैप क्रॉप यूज़ करेंगे। अब आपको अगर ये नहीं पता कि ट्रैप क्रॉप क्या होता है, बता देना चाहता हूँ, ये आपका फील्ड है, इसमें आपने क्रॉप जो है मेन क्रॉप आपने कल्टीवेट किया है और इसके चारों तरफ आप कोई और क्रॉप लगा दिए हो ताकि जो आपके इंसेक्ट हैं वो अगर आए, चाहे जो आपके जैसे कोई भी आपके इंसेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो ये यहीं पे उलझ जाए, ये इसी क्रॉप पे अटैक करे, हमारे मेन क्रॉप पे अटैक ना करे। तो दिस इज अ ट्रैप क्रॉप, इसको हमने ट्रैप कर लिया, हमने इसको यहीं पे रोक लिया, ये अंदर नहीं, हमारे जो मेन क्रॉप है उस पर अटैक नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको हम ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। तो अब बताइए कि आपको ग्राउंडनट में अगर रेड हेयरी कैटरपिलर को कंट्रोल करना है तो कौन सा आप ट्रैप क्रॉप यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे आप कौन सा क्रॉप को लगाएंगे? कॉफी लगाइएगा, सिसेमम लगाइएगा, राइस लगाइएगा, मेज लगाइएगा, पोटैटो लगाइएगा, किसको लगाइएगा इस बताइए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह, वेरी गुड। सही आंसर क्या है इसका? कॉपी। सर अगर यहाँ पे हम कॉपी लगा देंगे ना तो जो रेड हेरी कैटरपिलर है वो इसी में फंस के रह जाएगा, इसी में वो उलझ जाएगा और हमारे अंदर जो ग्रोनट लगा हुआ है उस पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है ना? और देखो ये इसका यूज़ हम केवल ऐसा नहीं है कि आप जैसे रेड हेरी कैटरपिलर को आप कॉपी के जरिए ही नहीं, आप इसके अलावा यहाँ पे आप अगर कैस्टर भी लगा देते तो भी कंट्रोल हो जाता। इसके अलावा अगर आप जट्रोपा, नाम सुना होगा आपने, जट्रोपा को भी लगा देते तो भी कंट्रोल हो जाता, है ना? तो ये आपके ऑप्शन में नहीं था, बट कैस्टर भी आप लगा सकते हो, जेट्रोपा भी लगा सकते हो, है ना? और इनके तहत आप रेड हेरी कैटरपिलर को ग्रोनट में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना? अब आपको मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल। आप पढ़े होंगे कि भैया हम जो हैं वो मोस्टली आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोमेटो में अगर फ्रूट बोरर का कंट्रोल करना है, टोमेटो में अगर फ्रूट बोरर को कंट्रोल करना है तो कौन सा ट्रैप क्रॉप लगाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे आप यूज़ करते हो एक फ्लावर जिसको बोलते हैं मेरीगोल्ड, है ना? मेरीगोल्ड लगा देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, है ना? ट्रैप क्रॉप में हम यहाँ पे मेरीगोल्ड का फ्लावर लगा देते हैं। ठीक है, और एक देखेंगे तो आपके कैबेज, अगर आपने कैबेज लगाया है तो उसके चारों तरफ आप लगा दीजिए क्या? मस्टर्ड, है ना? एज अ ट्रैप क्रॉप की तरह ये काम करता है मस्टर्ड भी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो भूलिएगा नहीं, ये भी आपका सारे AFO का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, विच इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस? ऑयल सीड और पल्सेस के लिए फोर्थ पूछा है आपसे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड लोग याद करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फोर्थ पूछ दिया। दैट्स वाई कि ये क्वेश्चन का लेवल बोलते हैं ना कि AFO का जो मेंस होता है वो 60 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन अच्छे लेवल के होते हैं, तो लेवल ऐसे बढ़ता है। आप देखो, आप ज़्यादातर 1 2 3 याद करके जाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? बट यहाँ पे उन्होंने फोर्थ पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ में कौन सा एक इंपॉर्टेंट सा न्यूट्रिएंट है ऑयल सीड और पल्सेस के लिए। क्या वो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है? तो याद रखना, मैं बताता हूँ, बहुत लोग को ये आंसर नहीं आ रहा है, गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो देखो, फर्स्ट में तो नाइट्रोजन है, एकदम याद कर लो। सेकेंड में आपका फॉस्फोरस है, थर्ड में आपका पोटेशियम है ना? तो NPK तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग, NPK, है ना? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और फोर्थ आपका हो जाता है सल्फर। दिस इज द इंपॉर्टेंट, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सल्फर, है ना? फोर्थ इंपॉर्टेंट जो ऑयल सीड और पल्सेस के लिए है वो क्या है आपका न्यूट्रिएंट? सल्फर। और सल्फर इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर सल्फर आपके फील्ड में, अगर आपने फील्ड में ऑयल सीड लगा रखा है, पल्सेस लगा रखा है, और अगर आप फील्ड में सल्फर को अच्छा मेंटेन करेंगे तो उससे पहला फायदा ये होगा कि आपके जो ऑयल होंगे, जो तेल होंगे ना, उसका यील्ड काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा आपके जो प्रोटीन कंटेंट, आप अगर दलहनी फसलें लगाए हैं तो आपका प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यील्ड, आपको यील्ड भी अच्छा देखने को मिलेगा। और फोर्थ फायदा आपको ये है कि इसके वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की चांसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका सल्फर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा था, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन देखो,
लिंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हाउ मैनी सीड ऑफ कॉटन। अगर हमें लिंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम सीड के कॉटन के कितने सीड लेंगे, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया लिंट इंडेक्स होता क्या है, ये क्या जुगाड़ है भाई, है ना। तो ही तो बता पाएंगे ना कि हम किसमें कितने सीड यूज़ करते हैं। तो लिंट इंडेक्स आपको पता होनी चाहिए। लिंट इंडेक्स ये बताता है कि बीज पर उपस्थित जो फाइबर है उनका क्या वेट है, मतलब जो ये सीड है इसके ऊपर जो उपस्थित जो प्रेजेंट फाइबर प्रेजेंट है उसका क्या वेट है, और इसी वेट को बताता है कौन, लिंट इंडेक्स। अब लिंट इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है सीड इंडेक्स इनटू GOT। व्हाट इज द GOT का मतलब क्या हो गया, जिनिंग। आपको पता है कि जिनिंग जो है वो कॉटन में एक इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस होता है, जिनिंग आउट टर्न डिवाइडेड बाय 100 माइनस जिनिंग आउट टर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसके तहत आप जो है वो लिंट इंडेक्स को निकाल सकते हैं। आप एक चीज़ और बताना मेरे को, टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट में हम लोग कितने सीड को लेते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं। टेस्ट वेट में कितने सीड को लेते हैं, बिल्कुल टेस्ट वेट में हम लोग सर 1000 सीड का वेट लेते हैं। और सीड इंडेक्स में कितने लेते हैं, तो सीड इंडेक्स में सर हम 100 सीड का वेट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन, लिंट इंडेक्स क्या होता है। अब बताइए मेरे को कि कॉटन में अगर हमें लिंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो कितने सीड का यूज़ करेंगे। याद रखना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, हम 100 सीड का यूज़ करते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ये भी आपका AFO 2022 का क्वेश्चन है। सारे आपको PYQ करा रहा हूँ जो आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं AFO का, ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग तैयारी कैसे करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सबसे बन जाना चाहिए। नहीं बन रहा तो भैया आप फिर ना ही BSc में अच्छे से पढ़े थे, ना ही अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ब्रांचेस दैट अराइजेस फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड्स ऑफ प्लांट। ये हमारा प्लांट है और इस आपको पता ना यहाँ पे नोड होता है, यहाँ नोड होता है, यहाँ नोड होता है, ये बीच वाले को हम इंटर नोड बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये नोड हो गया। और एक मिनट तो उसका ना ये थिकनेस कम कर देता हूँ, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटर नोड, सॉरी ये दो नोड के बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो ब्रांच जो अराइज होता है लोअर नोड से, जो यहाँ से जो ब्रांच अराइज होता है ना, उसको हम सीरियल्स या ग्रासेस में क्या बोलते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होप सो आपको पता होने चाहिए। सकर, स्टोलोन, टीलर, राइजोम्स, रनर्स। भाई साहब बहुत लोग राइजोम बोल रहे हैं और कुछ लोग रनर्स बोल रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने क्या। अरे मेरे भाई, जो लोअर नोड से निकलता है उसको हम लोग टिलर बोलते हैं, और जितना ज़्यादा टिलर होगा प्लांट का जो उपज है वो उतना बेटर होगा, उतना अच्छा से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अगर सारे टिलर को हटा दोगे तो प्लांट आपका यील्ड नहीं दे पाएगा। तो जितना अच्छा टिलर उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो लोअर नोड से हमारा ब्रांच अराइज होता है उसको हम टिलर बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो अच्छा सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय विच प्लांट XC2 ग्रीन मैन्योरिंग कैन बी डन बाय, है ना। अब आपको यहाँ पे प्लांट के नेम दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है आपसे, बताओ कौन सा प्लांट है जिसका यूज़ हम XC2 ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में करते हैं। अब दो टर्म आता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है आपका XC2। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो इन सीटू का मतलब क्या हुआ कि ये आपका फील्ड है ना, इसमें आपने ग्रीन मैन्योर क्रॉप को लगाया। अब एनीवन किसी को पता है ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से प्लांट होते हैं जिनको हम फील्ड में लगा के जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाते हैं तो उसको हम उसी को फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, गाड़ देते हैं, है ना। तो फिर वो क्या होता है, सड़ के हमारे मिट्टी में
एनर्जी देता है, हमारी मिट्टी को वो मैन्योर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा सन हेम्प, ये क्या है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ढैंचा, है ना। इसके अलावा कॉफ़ी का भी यूज़ हम करते हैं एज अ ग्रीन मैन्योर। इसके अलावा आप मूंग का भी यूज़ कर सकते हो ग्रीन मैन्योर की तरह। ठीक है, तो इन सिटू का मतलब मैं बता रहा था क्या होता है कि अगर ये आपका फील्ड है ना, इस फील्ड में आप चाह रहे हो कि हमें ग्रीन मैन्योर का फ़ायदा मिले, तो इसमें आपने इन सारे में से किसी एक पौधा को आपने लगाया और देन आपने इसी फील्ड में इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया एक सर्टेन हाइट होने के बाद। इसमें हम पूरे जड़, पूरा सूट रूट सबको गाड़ देते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, इस फील्ड में आपने जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, है ना। आपने इसी प्लांट को, इसी फील्ड में जो प्लांट उगा था वो आपने उसी फील्ड में इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ये हमारा इन सिटू हो गया। एक सिटू में क्या होता है कि भैया ये आपका फील्ड है, आपने यहाँ पे इनकी जो प्लांट है उनकी ग्रोथ की थी, फिर आपने यहाँ से इनको कटिंग किया और कटिंग करके आप लाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स सिटू। अब बाहर से लाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए तो सिंपल एक्स सिटू कहलाएगा, और उसी फील्ड में आपने उस प्लांट को इनकॉर्पोरेट कर दिया तो वो हमारा इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन मैन्योर क्या होता है, एक्स सिटू, इन सिटू क्या होता है, इंपॉर्टेंट से एग्जांपल क्या क्या हैं ग्रीन मैन्योर का। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसको हम एक्स सिटू की तरह करते हैं, मतलब बाहर से लेके आते हैं उसको अपने फील्ड में लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोग गलत दे रहे हो, इसका सही आंसर है सुबाबुल, याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक लीफ एरिया का यूनिट क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका स्क्वायर मीटर पर केजी जो है इसका सही आंसर है, आप याद कर लीजिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। स्पेसिफिक लीफ एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर पर केजी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आपका नबार्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नबार्ड 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको बताना है कि यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट, है ना, और टोटल नंबर ऑफ क्वांटम यूज्ड, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो भैया इसका आंसर जो है वो क्वांटम यील्ड है। आप लोग जो है क्वांटम क्वेट्स दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या दे रहे हो, बट इसका आंसर क्या है, क्वांटम यील्ड। या क्वांटम यील्ड ना होगा तो कई बार क्वांटम एफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। इनमें इनका फॉर्मूला सिंपल सा होता है यार कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जितना कितना फोटोन हमारा एब्जॉर्ब्ड हुआ और कितना मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुए, तो ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। और इसको हम फी से डिनोट करते हैं, फी मत ऐसे करो, इसको कट कर दो, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं क्वांटम यील्ड को, फी से, है ना, फाई बोलते हैं इसको। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये क्वांटम यील्ड आपको C3 प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट। इसमें कम होता है C4 में और C3 में ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें कि इतना ही छोड़ दें आज। वैसे और भी क्वेश्चन थे, है ना, बट कोई नहीं, आप जो है आज 10 क्वेश्चन ही करते हैं। और फ्रेंड्स आप देखो, आप अगर ये 10 क्वेश्चन सही तरीके से लेक्चर हमारा अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यही जो हमारा लेवल था, एग्जाम मिरर कैसे हमारे लेवल को चेक करता है विद द क्वेश्चन लैंग्वेज। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। और इसलिए बोलते हैं कि केवल रटू तोता मत बनिए, और थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन पूछा कैसे आ रहा है, ये सब बता रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन आपको कराए हूँ 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके AFO, नबार्ड और RRB SO के क्वेश्चन थे, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ टिपिकल नहीं पूछ रहा है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज आपसे ऐसा फ्रेम करके पूछ रहा है कि भैया आपको अंदर का नॉलेज भी पता होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये सेशन में कंटिन्यू करूँ आप सभी के लिए, क्या आपको इससे फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, आप एक बार जरूर बताइएगा, है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपके हर एक क्वेश्चन का ऐसा ही एक्सप्लेनेशन दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। केवल हम टिक करके आगे बढ़ने वालों में से नहीं है, आपको हम पूरा कंसेप्ट बताएंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ। ठीक है,
तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा सेशन लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। हम लेके आएंगे जो अगला सेशन, वहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यकीन करो आपको एट द एंड आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको ये जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, तो लैंग्वेज समझने में आपको विदिन कुछ सेकंड लगेंगे, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन से रूबरू हो चुके होंगे। टिल देन गाइज ध्यान रखिए अपना। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके एक बार जरूर रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं हमने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।